हेलो सुप्रभात दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि आज दिवाली का दिन है और दोस्तों इस दिवाली के दिन हर कोई खुश है, आप भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, यानी कि पूरा हिंदुस्तान खुश है। दोस्तों हमारे भारत देश में मनाई जाने वाली ये सबसे बड़ी त्यौहार है, तो खुशी तो दोस्तों हर किसी को होगी, है ना। लेकिन इस खुशी के उपलक्ष्य में दोस्तों, इस दिवाली इस त्यौहार के उपलक्ष्य में मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं लफ्ज़ों में ज़रूर बयां कर सकूंगा और मैं ईश्वर से कामना करूंगा दोस्तों कि माँ लक्ष्मी हर विद्यार्थियों को इतनी शक्ति दे कि हर विद्यार्थी अपने कठिन से कठिन मार्ग पर भी चलकर अपने लक्ष्य को हासिल कर सके, अपने मुकाम तक पहुंच सके। ये दोस्तों मैं ईश्वर से दुआ करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों को हैप्पी दिवाली। और दोस्तों इसी दिवाली के उपलक्ष्य में हम आपके लिए एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं और इस क्लास में दोस्तों जिन प्रश्नों को हम शामिल किए हैं ना, वो प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए दोस्तों, बने रहिएगा, इस पूरे क्लास को देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपको नजर आएंगे। देखिए पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का दोस्तों आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा कि एक नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉडरेटर किसे कंट्रोल करता है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र में मॉडरेटर किसे कंट्रोल करता है। तो देखिए जो नाभिकीय संयंत्र होता है दोस्तों, ये NPCIL इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं दोस्तों NPCIL। यहाँ पे ना आप इलेक्ट्रीशियन विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी भी आती है इलेक्ट्रीशियन के नाम से। और दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से विद्यार्थी हैं जो NPCIL प्लांट की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, देखिए तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों आपके लिए ही है। देखिए पहला प्रश्न है कि मॉडरेटर किसे कंट्रोल करता है। तो इसको दोस्तों थोड़ा कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा मॉडरेटर क्या कार्य करता है। तो देखिए जैसे अनेक पावर प्लांट हैं जो विद्युत को पैदा करती है, जैसे कि आपका हो गया हाइड्रो पावर प्लांट, ये पानी का यूज करके ये करंट बनाती है। और एक हो गया दोस्तों NTPC, ये कोयले का यूज करके विद्युत बनाती है। इसी प्रकार से जो आपकी NPCIL है ना, ये दोस्तों ये न्यूक्लियर का प्रयोग करके बनाती है। किसका? ये न्यूक्लियर का प्रयोग करके विद्युत पैदा करती है। तो देखिए इसी प्लांट में एक मॉडरेटर लगा होता है। इस मॉडरेटर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसी को दोस्तों हम मंदक के नाम से भी जानते हैं, है ना। अब देखिए मंदक ये कैसे काम करता है, तो ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि कोई एक चीज है दोस्तों, कोई एक फ्यूल है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये समझिए एक कोयला है। अगर इस कोयले पे आप हथौड़े से बार बार वार करेंगे तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। बस यही दोस्तों मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये एक यूरेनियम का टुकड़ा है। ये क्या है? ये दोस्तों एक यूरेनियम है ना, ये एक यूरेनियम है। अब देखिए इस यूरेनियम में ना बार बार अगर किसी चीज की बारंबारिता की जाएगी तो ये क्या होगा दोस्तों, ये टूट जाएगा। और टूटने से क्या होगा, टूटने से बहुत अधिक आवाज होगी। इस आवाज को भी हमें कंट्रोल करना है। लेकिन दोस्तों हमारा क्या टारगेट है, मंदक के बारे में जानने के लिए। तो ये टूटता है और जब टूटेगा तो बहुत अधिक आवाज करेगा और आवाज के साथ साथ दोस्तों ये एनर्जी को रिलीज करता है, बहुत हाई एनर्जी को रिलीज करती है ये, है ना। उसी एनर्जी में से एक एनर्जी का नाम होता है दोस्तों न्यूट्रॉन। आप नोट कीजिएगा, एक एनर्जी का नाम क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन दोस्तों जब ये टूटता है ना यूरेनियम, तो न्यूट्रॉन निकलते हैं और न्यूट्रॉन एक एनर्जी की तरह निकलते हैं दोस्तों। और ये जो न्यूट्रॉन की स्पीड है ना, बहुत हाई स्पीड होती है। इसको कंट्रोल करना दोस्तों नामुमकिन सा काम है। लेकिन आपकी जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, हमारी जो टेक्नोलॉजी है इंडिया की ना, ये आए दिन दोस्तों अपना कमाल दिखाती रहती है। ये नामुमकिन चीज को भी मुमकिन करके दिखा देती है। तो दोस्तों न्यूट्रॉन की हाई स्पीड को कंट्रोल करना कोई आम बात नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम मॉडरेटर की सहायता से इस न्यूट्रॉन की स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं और यही काम करता है दोस्तों आपकी मॉडरेटर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल करना मॉडरेटर कहलाती है और मॉडरेटर का ही नाम है दोस्तों मंदक। अगर आपसे कोई ये पूछे ना कि मंदक होता क्या चीज है, तो ये कुछ नहीं दोस्तों, ये एक ग्रेफाइट की रॉड होती है।
क्या होती है, ये दोस्तों एक ग्रेफाइट की रोड होती है। जैसे आप इस पेन को देख रहे हैं ना, ये एक रोड की भांति है। बस दोस्तों ग्रेफाइट की रोड भी ऐसे ही होती है और इसी को कहते हैं आप मंदक। तो इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। और एक बात दोस्तों आपसे और कहना चाहूंगा ना कि इस क्लास को भी ना अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों ये क्लास औरों तक पहुंच सके आपकी मदद से। आपकी हेल्प दोस्तों किसी का बहुत बड़ा फायदा कर सकती है, किसी के काम आ सकती है। इसलिए दोस्तों कमेंट और इस क्लास को शेयर करने से कभी पीछे ना हटें, है ना। तो देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न मान के संट प्रतिरोध वाले एक स्थायी चुंबक चल कुंडली उपकरण को निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आप यहां से गौर से जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, स्थायी चुंबक चल कुंडली, यानी कि दोस्तों ये पीएमएमसी मीटर के बारे में बात कर रही है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल के बारे में बात कर रही है। तो निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो आप ध्यान रखना कि पीएमएमसी जो मीटर होती है ना, ये दोस्तों एमीटर भी हो सकती है, ये एमीटर भी हो सकती है और ये वोल्ट मीटर भी हो सकती है। लेकिन आपको दोस्तों ऑप्शन तो दोनों है, एमीटर भी है यानी कि ए मीटर और वी मीटर दोनों है। तो इसका आंसर क्या करेंगे आप, अगर दोस्तों आप हर क्वेश्चन को ना बिल्कुल बारीकी से ध्यान से देखेंगे तो हर क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा है दोस्तों कि संट प्रतिरोध, है ना। तो संट दोस्तों किसमें पॉसिबल है, संट केवल एमीटर में ही पॉसिबल है। यानी कि दोस्तों संट का मतलब क्या होता है कि निम्न मान का प्रतिरोध, नोट कीजिएगा, निम्न मान का प्रतिरोध को ही दोस्तों हम संट कहते हैं। संट का प्रतिरोध अति निम्न होता है और इसको दोस्तों हम समांतर क्रम में लगाते हैं एमीटर के। यानी कि ये किससे संबंधित है, ये केवल दोस्तों एमीटर से संबंधित है। इसलिए आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो आंसर दोस्तों ए होना चाहिए। अगर यहीं पे मल्टीप्लायर के बारे में बात कर दे, नोट कीजिएगा, यहां पे अगर दोस्तों मल्टीप्लायर के बारे में बात करें ना, तब आपको जाना होगा वोल्ट मीटर। वैसे तो पीएमएमसी मीटर जो होती है दोस्तों वो करंट भी माप सकती है, वोल्टेज भी माप सकती है, लेकिन किस पावर के, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा, ये दोस्तों केवल डीसी पावर पे ही रीडिंग दिखाती है। यानी कि केवल डीसी पावर जो होगा उसी का करंट मापेगा, उसी का वोल्टेज मापेगा, डीसी सप्लाई की। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर कि ए मीटर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िए कि व्हीटस्टोन ब्रिज को सर्किट में किस उद्देश्य से संयोजित किया जाता है। अब देखिए दोस्तों आपके सामने ना एक प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन आया है। इस क्वेश्चन को कैसे आप हैंडल करते हैं, यही दोस्तों आपको हुनर सीखना होगा। और लगातार जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का, तो दोस्तों आपके अंदर वो हुनर बहुत जल्द आएगी और उसी हुनर का कमाल दिखाने के लिए दोस्तों आप एग्जाम में बैठेंगे और फिर हर एग्जाम को दोस्तों आप क्वालिफाइड कर लेंगे, है ना। बस इन प्रश्नों को दोस्तों ध्यान से देखते रहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज को सर्किट में किस उद्देश्य से संयोजित करते हैं, यही आपको बताना है। तो ये क्या करती है दोस्तों, अज्ञात प्रतिरोध को मापती है। किसको मापेगी ये, अज्ञात मान का प्रतिरोध। मान लीजिए कि एक परिपथ है, चलिए ये एक परिपथ है दोस्तों, यहां पे हम एक लैंप लगा देते हैं। ये क्या है, ये एक लैंप है ना। यहां पे एक स्विच है आपकी, इसको कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए, और यहां से हम एक एसी वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। यहां पे आपको पता है कि दोस्तों इसमें 5 एम्पियर का करंट प्रवाहित हो रही है। यहां पे वोल्टेज सोर्स दोस्तों 230 वोल्ट एसी है। मान लीजिए आपको करंट भी पता है, वोल्टेज भी पता है, लेकिन दोस्तों इस परिपथ में ना, इस परिपथ में प्रतिरोध कितना है ये अननोन है, हमें पता नहीं है कि कितना इसमें प्रतिरोध है। तो कैसे आपको पता करना होगा, तो ये अज्ञात प्रतिरोध को पता करने के लिए दोस्तों व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग करेंगे, है ना। तो सुनिए, जो आपके व्हीटस्टोन ब्रिज है ये दोस्तों किस रेंज से लेकर के किस रेंज तक प्रतिरोध को माप सकता है, ये भी आपको जानना होगा दोस्तों। और सुनिए, ये दोस्तों 0.1 ओम से लेकर के ना 1 मेगा ओम, कितना दोस्तों, 1 मेगा ओम। आप ध्यान रखिए, जब आपको मेगा लिखना हो दोस्तों तो कैपिटल में एम लिखिए, है ना। अगर स्मॉल में एम लिख देंगे तो वो मिली हो जाएगा, है ना। कितनी छोटी छोटी चीज़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है और यही चीज़ें पूछी जाती हैं परीक्षाओं में। तो देखिए 0.1 ओम से लेकर के
1 मेगा ओम तक के प्रतिरोध को कौन मापेगा? तो व्हीट स्टोन ब्रिज मापेगी और ये अन्योन प्रतिरोध को मापेगी, है ना, अज्ञात प्रतिरोध को मापेगी। तो देखिए अगर दोस्तों आपसे ये मैं पूछूं कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर ना हो तो अज्ञात प्रतिरोध को आप कैसे मापेंगे? तो आप नोट करना दोस्तों, स्लाइड वायर ब्रिज के द्वारा, है ना, स्लाइड वायर ब्रिज के द्वारा, इस ब्रिज के द्वारा भी अज्ञात प्रतिरोध को मापा जा सकता है। लेकिन सबसे अधिक दोस्तों आज के दौर पे जो काम लिया जा रहा है वो व्हीट स्टोन ब्रिज के ही काम में लिया जा रहा है ना। अगर ऑप्शन दोस्तों ये ना रहे तो एडवांस में आप ध्यान रखिएगा कि स्लाइड वायर ब्रिज के द्वारा भी हम अज्ञात प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो आपका आंसर मिल गया दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अगर आपसे पूछे कि अज्ञात पावर को कौन मापेगा, तो ये दोस्तों वाट मीटर मापेगी, है ना, ये कौन सी मीटर मापेगी? इसको वाट मीटर मापेगी। अननोन करंट को कौन मापेगा? तो ये ए मीटर मापेगी, ए मीटर मापेगी। और अन्योन आवृत्ति को दोस्तों ये पीएफ मीटर या फ्रीक्वेंसी मीटर ये बोल सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसी मीटर मापेगी, है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर मापेगी अननोन आवृत्ति को। और दोस्तों वाट मीटर मापेगी अज्ञात पावर को, और ए मीटर मापेगी अननोन करंट को, और अज्ञात प्रतिरोध को कौन मापेगा? व्हीट स्टोन ब्रिज या फिर मापेगा दोस्तों स्लाइड वायर ब्रिज। तो आपको आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किसी परिपथ के किस आवृत्ति पर XL बराबर XC होते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले ये कौन कौन से परिपथ में संभव है? तो ध्यान रखना दोस्तों, एक परिपथ का निर्माण करते हैं, है ना, एक परिपथ है दोस्तों, ये देखिए ये एक परिपथ है, यहां पे हमने एक स्विच लगा दिया और इनको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिए, एक वोल्टेज सोर्स, ये हमारी परिपथ बन गई। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी परिपथ है, ये किस प्रकार की परिपथ है। तो ध्यान रखना यहाँ पे कॉइल है दोस्तों, इंडक्टर L, यहाँ पे कैपेसिटर है C। तो कौन सी परिपथ होगी दोस्तों? LC परिपथ है ना, ये LC परिपथ हो गई। तो देखिए LC परिपथ में ही ये संभव है XL और XC। तो याद रखना, आपको कैसे याद रखना है कि देखिए यहाँ पे क्या क्या कौन कौन से फैक्टर हैं। तो एक है आपके पास XL और एक है XC। देखिएगा बात दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की आई है, तो हम फ्रीक्वेंसी के बारे में ही बात करेंगे। तो XL बराबर क्या होता है? 2πfL, है ना। XC बराबर 1/2πfL FC, 1/2πfC। तो यहाँ पे देखिए हम अगर यहाँ पे दोस्तों XC के केस में, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो हमारी XC का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसी फ्रीक्वेंसी को हम XL में दोस्तों अगर घटाते हैं तो XL भी घट जाती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी सेम है आपका इसमें भी और इसमें भी। लेकिन देखिए इसमें अगर हम XC में अगर फ्रीक्वेंसी को घटा रहे हैं तो दोस्तों आपका XC बढ़ रहा है, और इसको घटा रहे हैं तो ये भी घट रही है। यानी कि ये जो आपकी फैक्टर है XL और XC, ये दोस्तों ये अलग अलग परिपथ में अलग अलग तरीके से कार्य कर रही है ना। इसका मान घट रहा है और बढ़ रहा है। हमें इसको क्या करना है? हमको इसको दोस्तों स्टेबल करना है, यानी कि XL भी एक बराबर होना चाहिए और XC भी एक बराबर होना चाहिए। तो ये किस कंडीशन में हो सकती है? तो दोस्तों इसके लिए एक कंडीशन होगी कि जब आपका PF का मान इकाई होगा, पावर फैक्टर दोस्तों जब इकाई हो जाएगी ना, तभी ये संभव है कि XL और XC एक बराबर होंगे। और ये कब होता है? तो दोस्तों ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि फ्यूज क्या है। अब देखिए एक ऐसा प्रश्न आपके सामने आया है जो दोस्तों आपकी इंटरव्यू के लिए भी बहुत खास है और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत खास है। तो आपको इसका आंसर कैसे देना है? आपके पास दोस्तों 4 ऑप्शन पड़े हैं, इनमें से आपको कैसे सिलेक्ट करना है? तो सुनिएगा कि फ्यूज क्या है ना। आप भी दोस्तों इसका आंसर जानने के लिए बहुत इच्छुक होंगे, बहुत जिज्ञासु होंगे। तो देखिए आज आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि आखिर में फ्यूज है क्या। सबसे पहले नीचे से पकड़ते हैं कि कंट्रोलिंग उपकरण है। फ्यूज क्या कंट्रोलिंग उपकरण है? तो दोस्तों हम इससे सहमत नहीं है, आप भी इससे सहमत मत होइए। क्यों? क्योंकि देखिए कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है। हम उदाहरण के लिए दोस्तों स्टेबलाइजर लेते हैं।
उदाहरण में हम क्या लेते हैं, स्टेबलाइजर। यानी कि स्टेबलाइजर क्या है, एक कंट्रोलिंग उपकरण है। तो सुनना, हम एक परिपथ बनाते हैं, ये है दोस्तों हमारा स्टेबलाइजर, है ना, ये हमारी स्टेबलाइजर। यहां पे हम क्या करते हैं, एक मशीन लगा देते हैं, ये आप समझिए, ये एम है मोटर, है ना। यहां से हम सप्लाई देते हैं सिंगल फेज की 230 वोल्ट। ध्यान से सुनना, ये स्टेबलाइजर है, ये मोटर है, यहां से सप्लाई दे रहे हैं हम। क्या कर, ये मोटर जो है दोस्तों, ये हमेशा इसको 230 वोल्ट मिलना चाहिए। इसको इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है कि अगर 230 वोल्ट से कम पर होगी दोस्तों तो भी मोटर नहीं चलेगी, यानी कि और 230 से अधिक होगी दोस्तों तो भी मोटर नहीं चलेगी, है ना। इस प्रकार से मान लीजिए कि इसका कंस्ट्रक्शन ही है। तो क्या करेगा स्टेबलाइजर कि यहां से वोल्टेज जाती है 230, यहां तक आती है 230, तब तक मोटर बिल्कुल दोस्तों बढ़िया चलेगा। फिर क्या होगी, अगर मान लीजिए इधर दोस्तों 200 वोल्ट ही आ रही है, यहां से कितना आ रही है 200 वोल्ट, तो स्टेबलाइजर इसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एक बात आप याद रखना कि कंट्रोल का मतलब दोस्तों केवल घटाना नहीं होता है, मान को केवल घटाना ही नहीं होता है, घटाना और बढ़ाना दोनों चीज में आती है कंट्रोलिंग। तो 200 वोल्ट को ये क्या करेगा, 230 वोल्ट यानी कि 30 वोल्ट ये अपने में से दोस्तों खुद जो स्टोर करके रखा है ना उसमें से देगा और मिल जाएगा इसको 230 वोल्ट। अगर बाय द वे यहां से 230 की जगह पे दोस्तों 260 वोल्ट आने लगी सोर्स से, तो फिर 30 वोल्ट जो एडवांस हुआ है ना उसको कंट्रोल करके स्टेबलाइजर फिर 230 वोल्ट ही देगा। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग करना। तो क्या फ्यूज इस प्रकार से कंट्रोल करता है परिपथ में? बिल्कुल नहीं करता। तो दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। फिर देखिए माउंटिंग उपकरण। माउंटिंग उपकरण में ऐसा आपको एग्जांपल दूंगा दोस्तों कि कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। माउंटिंग देखिए उसको कहते हैं जैसे कि सीटीपीटी हो गया, है ना, करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप ये सुनिए कि जो आपके घर में डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होती है ना, छोटी वाली बोर्ड, उसको आप दीवार पे लगाते हैं, उसको दीवार पे आप लगाते हैं ना, उसी को कहते हैं माउंटिंग करना, यानी कि स्थापित करना। किसी चीज को अगर आप स्थापित कर दिए तो वो माउंट हो गया, तो उसको कहते हैं माउंटिंग करना। तो बताइए इतनी छोटी सी फ्यूज होती है, क्या दोस्तों उसको माउंट किया जाता है दीवारों पे कभी, या फिर किसी प्लेट में, किसी एरिया में? नहीं ना, क्योंकि माउंटिंग करने के लिए उसमें कुछ होता ही नहीं है। तो ये माउंटिंग उपकरण भी नहीं है, माउंटिंग उपकरण भी नहीं है। एसेसरीज, ये क्या एसेसरीज है? बिल्कुल आप इससे सहमत मत होइए। क्यों? क्योंकि देखिए एसेसरीज है दोस्तों, नोट कीजिएगा इसका उदाहरण स्विच, है ना, स्विच हो गई, सॉकेट हो गया और प्लग टॉप। स्विच हो गई, सॉकेट हो गई और प्लग टॉप। ये क्या है? ये सब वायरिंग के सामान है, उसी को कहा जाता है दोस्तों एसेसरीज, है ना। ये स्विच, सॉकेट और प्लग टॉप ये एसेसरीज है। फ्यूज आपकी एसेसरीज में नहीं आती है। तो आपके पास दोस्तों एक ही ऑप्शन बचा है और उसी को दोस्तों आपको सही मानना होगा, चाहे वो सही होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन ये सही है। ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, सेफ्टी उपकरण है। अब देखिए किस प्रकार से ये सेफ्टी करता है और दोस्तों ये किस प्रकार से परिपथ को सुरक्षा पहुंचाता है। यहां पे हम फिर से एक लैंप का ही उदाहरण लेंगे। ये एक लैंप है, यहां पे देखिए, यहां से आप सप्लाई दे रहे हैं इसको, एसी सप्लाई, है ना। देखिएगा इसको फिक्स है कि 5 एम्पीयर जब देंगे हम तभी ये फुल जलेगी, 5 एम्पीयर से अधिक देंगे तो ये फ्यूज हो जाएगी। तो देखिए ये क्या करता है दोस्तों, एडवांस करंट को नहीं सहन कर पाएगा, यानी कि 4 एम्पीयर का करंट आएगी तो जलेगी लेकिन कम जलेगी। लेकिन अगर दोस्तों यहां से एडवांस करंट आती है, निर्धारित मान का करंट का मतलब क्या हो गया, एडवांस करंट, यहां से 6 एम्पीयर का करंट आती है, या फिर दोस्तों 6 मत मानिए 10 एम्पीयर का करंट आ रही है, लेकिन इसकी जो सहने की शक्ति है वो 5 एम्पीयर ही है, तो ये क्या करेगा दोस्तों, ये फ्यूज क्या करेगी, फ्यूज ऐसा काम करेगी कि इसको कंट्रोल नहीं करेगी कि 5 एम्पीयर लेती है तो मैं 5 एम्पीयर को समाप्त कर दूं, आगे 5 एम्पीयर ही पास कराऊं। तो क्या ये कंट्रोल कर रही है? नहीं कर रही ना, यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ये क्या करेगी कि सर्किट को दोस्तों सीधे ब्रेक कर देगी, ये सर्किट को क्या करेगी, सीधे ब्रेक कर देगी। यहां से आप देखेंगे ना, अब ये फ्यूज दोस्तों जल चुकी है, यहां से यहां पे देखिए बीच में गैप है, अब करंट फ्लो ही नहीं करेगा, तो ये कंट्रोल कभी नहीं करता है, सीधे और सीधे दोस्तों परिपथ को ब्रेक कर देता है। तो इस प्रकार से ये सेफ्टी उपलब्ध कराता है परिपथ में लगे हुए उपकरणों को। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ना, आपको ए ही मानना होगा दोस्तों, सेफ्टी उपकरण है।
है ना। तो ये 5 क्वेश्चन थे दोस्तों, आज के इस दिवाली के शुभ अवसर पर 5 क्वेश्चनों का दोस्तों हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया। अगर दोस्तों मेरा जो समझाने का जो तरीका है, जो मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जिस कॉन्सेप्ट के द्वारा मैं आपको समझाता हूं ना, तो कमेंट करके बताइए क्या आपको ये पसंद आ रही है या फिर दोस्तों पसंद आपको ये नहीं आ रही है ना। जो भी आपको दोस्तों, आप अपने दिल से कमेंट कीजिएगा, है ना, अपने मन से कमेंट कीजिएगा और क्लास को महसूस करके कि वाकई में ये क्लास आपको आज क्या सिखा पाई है। और वही चीज दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, तो फीडबैक अपना जरूर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पे अगर पहली बार आए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, क्योंकि हम अगले दिन फिर से आपके लिए एक दोस्तों बहुत अच्छा क्लास लेकर आने वाले हैं और इसी तरह हम लगातार आते ही रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास इतना ही है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों तक, मित्र गणों तक इसको जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को भी साथ में साथ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कल हम फिर से मिलते हैं दोस्तों, हम सब फिर से मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए क्वेश्चनों के साथ और एक नई उम्मीद और एक नई आशा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।